आज हम पटना के गुलजार बाग प्रिंटिंग प्रेस या पटना कॉलेज की भव्य इमारतों के पास से गुजरते हैं तो हमें लगता है कि यह सिर्फ सामान्य सरकारी भवन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से करीब 300 से 400 साल पहले दुनिया की सबसे बड़ी औपनिवेशिक ताकतें जैसे डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी और डेनिस गंगा नदी के रास्ते नावों से पटना पहुंच रही थी और इन इमारतों में अपनी फैक्ट्रियां खोल रही थी। सवाल उठता है कि यूरोप के व्यापारी भारत के तटीय इलाकों को छोड़कर बिहार के अंदरूनी हिस्से में क्यों आ रहे थे? ऐसा क्या था पटना में जिसके लिए इंग्लैंड से लेकर हॉलैंड तक के राजा आपस में भिड़ गए? लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जरा इन 4 बड़े सवालों पर गौर कीजिए जिनका जवाब आज आपको इस पूरे वीडियो में मिलने वाला है। पहला सवाल, आखिर क्यों तटीय इलाकों को छोड़कर यूरोपीय शक्तियां बिहार की ओर आगे बढ़ी? क्या वो केवल सूती कपड़े के लिए आई थीं या इसके पीछे बारूद का कोई काला कारोबार छिपा था? दूसरा सवाल, आज का पटना कॉलेज और गुलजार बाग प्रिंटिंग प्रेस 17वीं सदी में किन विदेशी शक्तियों का गढ़ हुआ करते थे? तीसरा सवाल, 1632, 1651 और 1774 इस 3 वर्षों की क्रोनोलॉजी ने बिहार का पूरा इतिहास कैसे बदल दिया? और चौथा सवाल, बक्सर के युद्ध और इलाहाबाद की संधि के बाद अंग्रेजों ने बिहार से टैक्स वसूलने के लिए किस भारतीय को अपना पहला नायाब दीवान बनाया? अगर आप बीपीएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इन 4 सवालों के जवाब और इससे जुड़े बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज आपको इस एक वीडियो में पूरी तरह क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर हम क्रोनोलॉजी को देखें तो बिहार की धरती पर कदम रखने वाले सबसे पहले यूरोपीय व्यापारी थे पुर्तगाली। वो हुगली से नावों के जरिए गंगा नदी के रास्ते पटना आते थे और अपने साथ मशाले और चीनी मिट्टी के बर्तन लाते थे और यहां से सूती कपड़ा ले जाते थे। लेकिन इसके बाद शुरुआत होती है यूरोपीय पावर्स के बीच फैक्ट्री खोलने की होड़ और यहां से बीपीएससी के पसंदीदा सवाल बनते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने 1632 ईस्वी में पटना में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। यह इमारत आज कहां है? पटना कॉलेज का जो उत्तरी भवन है वही कभी डचों का व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। अब आते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजों ने पहली बार 1620 में आलमगंज में अपना फैक्ट्री खोलने का प्रयास किया, लेकिन वो नाकाम रहे और 1621 में बंद हो गया। इसके बाद फिर से 1651 यानी कि 1651 ईस्वी में अंग्रेजों ने गुलजार बाग वर्तमान गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस में अपनी स्थायी फैक्ट्री स्थापित की। बाद में 1664 से 1680 के बीच जॉर्ज चार्नोक इस पटना फैक्ट्री के प्रमुख बने। फ्रांसीसी और डेनिस उसके बाद आए। फ्रांसीसियों ने 1734 ईस्वी में पटना में अपना व्यापारिक केंद्र बनाया, जबकि डेनिस कंपनी ने 1774 ईस्वी में पटना की मशहूर नेपाली कोठी में अपनी फैक्ट्री खोली। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर बिहार में ऐसा क्या था जो सारी यूरोपीय शक्तियां यहां खींची चली आ रही थी? इसका सबसे बड़ा जवाब है शोरा यानी कि सॉल्ट पीटर। दोस्तों, 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप में युद्धों की होड़ लगी थी और बारूद बनाने के लिए सबसे मुख्य कच्चा माल सोरा ही था और उस समय पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे उच्च गुणवत्ता वाला सोरा उत्तरी बिहार यानी कि छपरा, सिवान और मुजफ्फरपुर के इलाके में पाया जाता था।
यूरोपीय शक्तियां बारूद के इसी कारोबार पर कब्जा करने के लिए बिहार आई थी। इसके अलावा बिहार का सूती कपड़ा, अफीम और नील वैश्विक बाजार में बहुत महंगे बिके। इसी समृद्धि को देखकर कई विदेशी यात्री पटना पहुंचे। पीटर मुंडी 1630-32 ने मुगल सूबेदार शाइस्ता खां के समय पटना आकर यहाँ के अकाल और व्यापारिक समृद्धि दोनों का ब्यौरा दिया। फ्रांसीसी यात्री जीन टैवर्नियर ने पटना को उत्तर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया। इसके अलावा जॉन मार्शल और मैनरिक ने भी पटना की आर्थिक ताकत की पुष्टि की। लेकिन व्यापार से शासन तक का यह सफर केवल शांतिपूर्ण नहीं रहा। 1757 के पलासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब मीर जाफर के जरिए बिहार पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। मीर जाफर ने अपने बेटे मीरन को बिहार का उप नवाब बनाया और राजा राम नारायण को उसकी मदद के लिए नियुक्त किया। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने मीर कासिम, अवध के नवाब सुजादुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त त्रिगुट सेना को हरा दिया। इसके बाद 12 अगस्त 1765 को हुई इलाहाबाद की संधि ने भारत का इतिहास बदल दिया। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार सौंप दिया। अंग्रेजों ने टैक्स वसूलने के लिए राजा सिताब राय को बिहार का पहला नायब दीवान यानी कि उप दीवान नियुक्त किया। 1770 में रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना बनाई गई, जिसके अध्यक्ष थॉमस रम्बोल्ट बने। 1790 में चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट पटना के पहले ब्रिटिश मजिस्ट्रेट बने। हालांकि अंग्रेजों का यह शोषण आसान नहीं रहा। 1781 में बनारस के राजा चैत सिंह के विद्रोह से प्रेरित होकर बिहार के स्थानीय जमींदारों ने अंग्रेजों के खिलाफ पहला बड़ा विद्रोह कर दिया। तो दोस्तों, यह था बिहार में यूरोपीय कंपनियों के प्रवेश का पूरा इतिहास। चलिए अब देखते हैं कि आयोग बीपीएससी ने पिछले वर्षों में यहां से कैसे सवाल पूछे हैं और क्या आप इसका सही उत्तर दे पाते हैं। प्रश्न पहला, 67वीं बीपीएससी में यह प्रश्न आया था। प्रसिद्ध डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की? ऑप्शन है 1601, 1632, 1643 और 1648 ईस्वी। इसका सही उत्तर है 1632 ईस्वी। प्रश्न दूसरा, 66वीं बीपीएससी में पूछे हुआ है ये। बिहार से यूरोपीय कंपनियों द्वारा मुख्य रूप से किस वस्तु का निर्यात किया जाता था जो बारूद बनाने के काम आती थी? ऑप्शन है अफीम, नील, सोरा या फिर सूती वस्त्र। इसका सही उत्तर है सोरा। फिर 48वीं से 52वीं बीपीएससी में ये पूछे हुआ है। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार का प्रथम नायब दीवान किसे नियुक्त किया? ऑप्शन है धीरज नारायण, बी है राज सिताब राय, राजा राम नारायण या फिर मोहम्मद रजा खां। और इसका बिल्कुल सही जवाब है राजा सिताब राय। बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए रजा सिताब राय को चुना गया था। तो दोस्तों, व्यापार से शुरू होकर दीवानी अधिकारों तक पहुंचा यह सफर आपको कैसा लगा? क्या अंग्रेजों का असली हथियार उसकी सेना थी या उसका कूटनीतिक दिमाग? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें और अपने साथी एस्पिरेंट के साथ शेयर करें और हमारे अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।